आज से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी 12th अकाउंट के लेक्चर डालना शुरू कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर में अकाउंट्स का गैर व्यापारिक संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाओं के खाते संबंधी जानकारी आपको दूंगा। अलाभकारी संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। वे केवल सामाजिक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और अपनी आजीविका को सामान्य संचालन करने के लिए कार्य करते हैं। उनका मूल उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, जिसके बदले में उन्हें एक सामान्य आय अर्जित होती है। जैसे जितने भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, क्लब्स होते हैं, धर्मशालाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स संस्थाएं जैसे खेल संगठन है, आपके सामाजिक धर्मशालाएं होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रोटरी क्लब, जेसिस क्लब, लायंस क्लब, स्कूल्स, कॉलेज, आश्रम, अनाथ आश्रम, विकलांग आश्रम या आपके जितने भी वृद्धाश्रम होते हैं, सोसाइटियां होती हैं, ऐसी सभी सामाजिक संस्थाएं जो धार्मिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं, पेशेवर संस्थाएं भी इसमें आती हैं। पेशेवर संस्थाएं जैसे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, लॉयर्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ये सब जो भी काम करते हैं, ये उधार में कोई काम नहीं करते और ना ही इनका कोई वस्तुओं का क्रय विक्रय संबंधी कार्य होता है। ये ना तो वस्तुएं बेचते खरीदते हैं, न किसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये केवल सेवा प्रदान करते हैं और सेवा प्रदान करने के बदले में एक सामान्य शुल्क प्राप्त करते हैं, जो फीस के रूप में या अन्य तरीकों से प्राप्त होता है। सामान्यतः जितनी भी सामाजिक एवं पेशेवर संस्थाएं होती हैं, वे सब नगद में आय अर्जित करती हैं। नगद में इनके जो आय के साधन होते हैं वो सब नगद होते हैं। रोकड़ में इनको सभी चीजें प्राप्त होती हैं, इसलिए ये अपने जो खाते रखते हैं ये भी रोकड़ बेस मतलब रोकड़ी आधार पर अपने खाते रखते हैं। रोकड़ आधार पर अपने खाते किस प्रकार रखते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। गैर लाभकारी संस्थाएं जितनी भी होती है, उसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया, स्कूल्स, कॉलेज भी हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकती है, वाचनालय हो सकते हैं जिनको लाइब्रेरी कहते हैं हम, या आपके क्लब्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हो सकते हैं, वो भी होते हैं। ये लोग सब जो भी, या डॉक्टर, लॉयर का मैंने उदाहरण दिया, वकील, एडवोकेट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है, बीमा एजेंट, ये लोग भी होते हैं, ट्यूटर होते हैं, कोचिंग संचालक होते हैं। ये लोग सब गैर लाभकारी संस्थाओं में, गैर व्यावसायिक संस्था में आते हैं। इनका जो कार्य व्यावसायिक कार्य नहीं माना जाता, ये सेवा प्रदान करते हैं। तो ये लोग अपने सारे खाते रोकड़ी आधार पर रखते हैं। जितने जो मुख्य खाते रखे जाते हैं, मुख्य खाते वो होते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। इसके अलावा ये और भी खाते रखते हैं, जैसे जर्नल बनाते हैं, इनके खाता बनाते हैं। इसके अलावा इनको सदस्यों के रजिस्टर रखना पड़ते हैं, वेतन रजिस्टर रखना पड़ता है। अगर मान लो इनके पास कर्मचारी है, उनको वेतन देना है, मजदूरी देना है, तो उसके भी रजिस्टर रखे जाते हैं। रोकड़ पुस्तक भी रखते हैं ये लोग, रोकड़ पुस्तक भी रखी जाती है। लेकिन मुख्य जो 3 खाते रखते हैं, वे मुख्य 3 खाते होते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा, जिसको हम स्थिति विवरण भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते का मैं आपको यहाँ प्रारूप बता रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रारूप को समझाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, और उसके बाद हम उसका एक न्यूमेरिकल भी इस आज के जो वीडियोस में आपको दे रहा हूँ, इसमें एक न्यूमेरिकल करके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्राप्ति भुगतान खाते के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप आप देख रहे होंगे। सबसे पहले बोर्ड्स पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर हेडिंग डली है प्राप्ति भुगतान खाता 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए। 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर भी हो सकता है, जैसा आपके प्रश्न में लिखा हो। सामान्यतः हम हमारे खाते वित्तीय वर्ष के आधार पर रखते हैं,
तो वित्तीय वर्ष के आधार पे 31 मार्च से हमारे खाते क्लोज होते हैं। तो 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए ऊपर हेडिंग डालेगी, फिर एक तरफ लिखेंगे प्राप्तियां राशि, भुगतान राशि, इसके 4 कॉलम होंगे। ये वर्ष के अंत में बनाया जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ी आधार पर बनाया जाता है, इसकी विशेषता भी ध्यान रखें। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ी आधार पर बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ खाते जैसा ही होता है, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जबकि रोकड़ खाता हर महीने तैयार होता है। प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है, रोकड़ी आधार पर बनाया जाता है। इसमें सारे रोकड़ी लेन देन लिखे जाते हैं, नगद लेन देन, जितने भी नगद व्यवहार होंगे वे आपको इस प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाना है। सबसे पहले हम प्राप्ति धर्म की बात करें। मैंने कहा कि ये रोकड़ आधार पर बनता है, तो उसकी शुरुआत जो होगी वो प्रारंभिक रोकड़ शेष से होगी। जो आपके पास नगद में रोकड़ शेष प्रारंभ में 1 अप्रैल को होगा, वर्ष की प्रारंभिक तारीख 1 अप्रैल को जो रोकड़ शेष होगा उसे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक रोकड़ शेष। इसके बाद अगर मान लो आपका बैंक खाता भी है और बैंक खाते का भी प्रारंभिक शेष अगर आपके पास है तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक बैंक शेष। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रोकड़ शेष लिख देंगे, बैंक शेष है तो बैंक शेष लिख देंगे। उसके बाद हमको जिस जिस प्रकार की नगद प्राप्तियां होगी वे सब हम यहाँ लिखेंगे। कोई किसी भी प्रकार की नगद प्राप्तियां हम यहाँ लिखेंगे, चाहे वो आयगत नगद प्राप्ति हो, चाहे वो पूंजीगत नगद प्राप्ति हो। जैसे सबसे पहले आपको प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ। अगर प्रवेश शुल्क का मतलब जो व्यक्ति आपकी संस्था में पहली बार सदस्य बनता है उससे प्रवेश शुल्क लिया जाता है और उसको यहाँ पर दिखाते हैं कि एक बार प्राप्त होता है प्रवेश शुल्क, लेकिन हर नए सदस्य से प्राप्त होता है। जब भी आपकी फर्म में कोई नया सदस्य बनेगा उससे हमको प्रवेश शुल्क प्राप्त होगा। जैसे अपन स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमको पहले एडमिशन फीस लगती है, फिर हम जो साल भर की अलग फीस होती है वो अलग देते हैं, तो वो जो प्रवेश शुल्क है वो। इसके बाद चंदा, चंदा भी हमको हमारे सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता है, अन्य लोगों से भी प्राप्त हो सकता है। संस्था को चलाने के लिए जो सदस्य हमको बार बार चंदे के रूप में हर साल कुछ राशि प्रदान करते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे चंदा पर। अगर चंदा इस साल का प्राप्त हुआ है वो भी लिखेंगे। अगर पिछले साल का हमको अग्रिम पिछले साल का चंदा इस साल मिल रहा है, पिछले साल नहीं मिला और कोई इस साल दे रहा है वो भी आपको इसमें लिखना है जो कि अभी मिला है। कोई अगर एडवांस हमको दे रहा है, कहीं आने वाले साल का चंदा हमको अभी दे रहा है वो भी हमको लिखना। मतलब यहाँ 3 चंदे आएंगे, गत वर्ष का प्राप्त, चालू वर्ष का प्राप्त, आगामी वर्ष का प्राप्त, तीनों चंदे यहाँ लिखेंगे। आजीवन सदस्यता शुल्क, जो सदस्य जीवन भर का चंदा एक साथ दे देता है, जीवन भर का शुल्क एक साथ दे देता है कि वो फर्म में संस्था में हमेशा रहेगा और चंदा एक बार देगा, फीस एक बार देगा, उसको लिखते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क के बाद आता है जमा पर ब्याज प्राप्त, विनियोग पर ब्याज प्राप्त। जैसे आपका बैंक में कोई पैसा जमा है उस पर आपको ब्याज मिला वो भी लिख देंगे। यदि विनियोग पर ब्याज प्राप्त, कोई पैसा आपने किसी जगह विनियोग कर रखा है, विनियोग मतलब किसी फर्म में, कंपनी में या कोई अदर स्कीम में कहीं जमा कर रखा है, कोई सरकारी प्रतिभूति खरीदी है, कोई आपने बॉन्ड खरीद लिया है, उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा विनियोग पर ब्याज। फिर दान प्राप्त हुआ वो भी लिख देंगे। कोई संपत्ति बेच दी हो उससे पैसा मिला लिख देंगे। कोई किराया प्राप्त हुआ लिख देंगे। कोई लाभांश प्राप्त हुआ, लाभांश भी विनियोग पर मिलता है, किसी कहीं विनियोग किया पैसा उस पर ब्याज की जगह लाभांश मिलता है लिख देंगे। अन्य नगद प्राप्तियां और भी कुछ हुई हो, कोई मनोरंजन कार्यक्रम से प्राप्त हुआ हो, कोई कंपनी, कोई ऐसी सोसाइटी है जो कोई सामाजिक कार्य करा रही है उससे प्राप्त हुआ हो, कोई ऐसा काम करा जैसे आप लेक्चर देते हो, भाषण देने जाते हो, भाषण देने से कोई पैसा मिला हो, डॉक्टर है तो डॉक्टर को फीस मिली हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको फीस मिली हो, आपका अगर बीमा एजेंट है तो उसको कमीशन के रूप में मिला हो। ऐसी कोई भी प्राप्ति नगद होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। फिर आएंगे नगद भुगतान।
नगद जो कैश में आपने पेमेंट किया, कुछ भी हो सकता है, आयगत पूंजीगत दोनों प्रकार का, किराया दिया, कर दिया, कोई दर दिया, भुगतान किया, वेतन मजदूरी भाड़ा का भुगतान किया, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, डाक पे, टेलीफोन पे, मरम्मत पे, ऐसे और भी हो सकते हैं, स्टेशनरी का व्यय किया आपने, है ना, बिजली बिल चुकाया आपने, और भी अन्य कोई लेक्चर फीस दी, किसी को भाषण देने के लिए बुलाया उसको शुल्क दिया आपने, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, कोई इसकी सीमाएं नहीं है। इसके अलावा संपत्ति खरीद लिया आपने, भूमि भवन मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीद लिया, किसी प्रकार का कोई आपको फर्नीचर खरीद लिया, कोई पुस्तकों की जरूरत है आपको, कोई प्रतिभूति खरीद ली, कहीं पे पैसा विनियोग कर दिया, कोई स्कीम में जमा करा दिया, ये सब आएगा, पैसा गया। और इस सब के टोटल में से जब हम इनको घटाएंगे तो हमको आखिरी में ये मिलेगा अंतिम रोकड़ शेष, ये निकालना पड़ेगा। प्राप्तियों के योग में से भुगतान सारे घटाएंगे तो हमको अंतिम रोकड़ शेष मिलेगा। इस प्रकार ये हमारा प्राप्ति भुगतान खाता बनेगा। इसमें केवल ये ध्यान दें, 3 चीजें नहीं लिखी जाती, अदत्त व्यय नहीं लिखेंगे, अप्राप्त आय नहीं लिखेंगे, और कोई गैर नगद आय है जिसे मूल्यह्रास नहीं लिखेंगे, मूल्यह्रास नहीं लिखेंगे क्योंकि वो गैर नगद है, तो मूल्यह्रास छोड़ना है, अप्राप्त आय छोड़ना है, अप्राप्त अर्जित उपार्जित तीनों एक ही मतलब छोड़ देना है, और इधर अदत्त दे छोड़ देना, जो देना बाकी है अदत्त छोड़ देना, बाकी इसमें इतनी चीजें आएगी। मैं आपको अब एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं, आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल भी दिख जाएगा, उस न्यूमेरिकल्स को मतलब सवाल को आप पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, उसको देख लें कैसे सॉल्व करा, उसको देखकर आप अन्य क्वेश्चन अपने पुस्तक में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। चलो, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको आपने रीड कर लिया होगा। उस न्यूमेरिकल को रीड करने पढ़ने मतलब, और उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद ये सॉल्व को देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 और रीडिंग 2018 दी है, तो 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आप वहां पर 2018 डाल सकते हैं, 31 मार्च 2018 लिख सकते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, और सबसे पहले आपको रोकड़ शेष दी हुई है, उसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 1 अप्रैल 2017 को 4,390 रुपए 4,390 रुपए प्रारंभिक रोकड़ शेष दी है। 4,390 रुपए प्रारंभिक रोकड़ शेष हम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो उसमें अगला ही पॉइंट आपको दिया हुआ है चंदा प्राप्त। चंदे में 3 प्रकार के चंदे दिए हुए हैं आपको, गत वर्ष में चंदा भी है, चालू वर्ष का भी और आगामी वर्ष का भी अभी मिला है। गत वर्ष का चंदा आपको मिला है 6,000, चालू वर्ष का चंदा मिला है आपको 33,000 और आगामी वर्ष का चंदा मिला है आपको 4,000 रुपए। अगर इन तीनों को जोड़ ले आप तो 43,000 रुपीज का आपको चंदा मिला, ये आपको चंदा प्राप्त हुआ है। चंदा प्राप्त होने के बाद अगली पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको तो दान प्राप्त हुआ है, प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है। दान प्राप्त हुआ है 8,000 रुपए, प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है 4300 रुपए। 8,000 रुपए का दान, 4300 रुपए का प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है। उसी के आगे देखेंगे तो किराया प्राप्त लिखा है 5,250 रुपए। किराया प्राप्त मिलेगा आपको 5,250 रुपया। किराया के बाद अगर थोड़ा और आगे देखें तो आपको ब्याज प्राप्त भी लिखा हुआ है, वहां पे पूरा स्पष्ट लिखा है 2,950 रुपए, 2,950 रुपए ब्याज प्राप्त। ये सारी प्राप्ति चीजें हो गई। अगर हम देखें तो आपको किराया प्राप्ति के बाजू में लिखा हुआ है विद्युत खर्च, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी 3,440 रुपए, विद्युत खर्च भुगतान है 3,440 रुपए। उसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो मजदूरी दी हुई है 500 रुपए, हम यहाँ लिख देंगे मजदूरी। ये सब भुगतान स्पष्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है, ये उसका भुगतान हुआ है।
उसमें लिखा है बीमा शुल्क 310 रुपया, ये बीमा शुल्क 310 रुपया। मुद्रण और लेखन सामग्री इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको दिखेगा 350 रुपए उसमें मुद्रण और लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी में खर्च किए हैं, तो 350 रुपए मुद्रण और लेखन सामग्री के नाम से लिखे हुए हैं। विविध व्यय हुए 900 रुपए, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो विविध व्यय 900 रुपए। बहुत जल्दी होता है, प्राप्ति भुगतान खाते में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, फटाफट आपको क्या ढूंढना है, प्राप्ति लिखते जाओ, भुगतान लिखते जाओ, प्रश्न होता जाएगा। वेतन दिया है उसमें 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का वेतन है, 16,000 रुपए वेतन के नाम से लिख दो। और सचिव का मानदेय दिया है 7,500 रुपए, आप उसमें देखेंगे तो सचिव का मानदेय भी आपको 7,500 रुपए दिया है। उसके बाद आगे दो पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिए हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो है क्लब भवन का किराया अर्जित, अर्जित मतलब अप्राप्त, अप्राप्त नहीं लिखना है। उसके आगे लिखा है मुद्रण लेखन सामग्री अदत्त, अदत्त भी नहीं लिखना है। मुद्रण लेखन सामग्री में कुछ भाग अदत्त है, छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको जो किराया प्राप्त हुआ है वो कुछ अर्जित है, अप्राप्त वो छोड़ देंगे, अप्राप्त और अर्जित नहीं लिखना है। इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 67890, इसका टोटल 67890। इसके टोटल, अब इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आता है 29,000 रुपीज इसका टोटल है, ये संख्या। आपको इसमें से इसको घटाना है, मतलब 67,890 में से 29,000 आप घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आना चाहिए आपका आंसर? जब हम इसको घटाएंगे तो 890 तो ये आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से जो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 8 8 9 0। इसको आपको लिखना है अंतिम रोकड़ शेष। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मैं एक और क्वेश्चन आपको इसके बाद करवा रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन देखकर आपको सारे प्राप्ति भुगतान के जितने भी सवाल है आप कर लेंगे। आप अपनी पुस्तक में से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और मैं प्राप्ति भुगतान का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न भी देखिए। चलो, आप लोगों ने तो क्वेश्चन दूसरा भी पढ़ लिया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि क्या क्या लिखना है। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रारंभिक रोकड़ शेष क्वेश्चन के अंत में लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंत में प्रारंभिक रोकड़ शेष देखिए 3500 रुपये लिखा हुआ है। आपको थोड़ा कभी क्वेश्चन में आगे पीछे अमाउंट दिया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। प्रारंभिक रोकड़ शेष 3500 रुपये आखिरी में दिया है। उसके बाद वापस ऊपर हमको पहला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। वहां लिखा हुआ है सदस्यता शुल्क, उसमें लिखा है कि 450 सदस्य हैं जिनसे आपको 25 रुपये प्रति सदस्य फीस लेना है, शुल्क लेना है। अब 450 सदस्यों से 25 रुपए के हिसाब से आपको लेना है, परंतु उसमें से 50 सदस्य नहीं दे रहे हैं। मतलब 450 में से 50 घटा के केवल 400 सदस्य 25 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए आपको चंदा देना है, ये सदस्यता शुल्क चालू वर्ष। और उसमें लिखा हुआ है कि 60 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया है, तो 60 सदस्यों ने 25 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए आपको एडवांस दे दिया है। ये चंदा मिल गया आपको, सदस्यता शुल्क मिल गया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में आगे देखें तो उसमें लिखा हुआ है किराया, और उसमें डेट दी हुई है। किराया अप्रैल 18 तक का दिया है। हमारा क्वेश्चन 31 मार्च 18 का है और दे रहे हैं हम अप्रैल 18 तक। 31 मार्च को 12 महीने पूरे हो जाते हैं, मार्च के बाद अप्रैल 13वां महीना आ गया। मतलब यहाँ जो किराया है वो हमने कितना चुकाया उसको 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 13 महीने का 2600 रुपये किराया चुका रहा है। सेम वेतन में भी ऐसे लिखा हुआ है, वेतन जनवरी 18 तक दिया है, हम मार्च 18 तक का सवाल कर रहे हैं। मार्च जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने का वेतन नहीं दिया। मतलब वेतन जो है आपने 350 रुपए के हिसाब से 10 महीने का चुकाया, तो वेतन केवल 10 महीने का आपने दिया हुआ है।
10 महीने का वेतन लिख देंगे। इसके बाद हम फर्नीचर वाला पॉइंट पढ़े, तो फर्नीचर वाले पॉइंट में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्नीचर के लिए 1500 रुपए अग्रिम चुका है, जबकि फर्नीचर 500 रुपए का प्राप्त हुआ है। फर्नीचर 500 का प्राप्त हुआ है, लेकिन पैसे कितने गए? पैसे आपके पास से 1500 रुपए गए, तो आपको फर्नीचर के आपने 1500 रुपए चुका है, आपको 1500 रुपए लिखना है, 500 से हमको कोई मतलब नहीं। और आगे आपको लिखा हुआ है, अगर आगे देखें तो उसमें लिखा हुआ है सामान्य व्यय 1200 रुपए हुए, जिसमें से 200 रुपए देना शेष है। सामान्य व्यय 1200 में से 200 रुपए देना शेष है, मतलब 1000 दिए, जो दिए वो लिखो, हमको भुगतान देखना, 1000 दिए वो लिखो। तो ये इसमें खास पॉइंट है, ये 13 महीने का दिया तो 13 महीने का लिखेंगे, या 10 महीने का वेतन दिया 10 महीने का लिखेंगे। ये हमने 200 रुपये भी नहीं चुका है तो हटा देंगे, इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल आपका जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका 15,000 इसका टोटल, और इसका टोटल आपका आएगा 8,600 रुपए। तो 15,000 में से इसका टोटल 8,600 रुपए घटा दो, आपको यहाँ पर अंतर मिल जाएगा 6,400 रुपए, वो यहाँ लिख दो 6,400 अंतिम रोकड़ शेष, और ये आपका टोटल 15,000 से 15,000 बराबर। ये आपका प्रश्न मैंने कराया, आपको समझ में आया होगा। आपको केवल 2 बातें ध्यान रखना है, जितनी नगद प्राप्ति हुआ यहाँ लिख दो, जितना नगद भुगतान है इधर लिख दो। अगर फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदा, मशीन बेची, मशीन खरीदी, भवन बेचा, भवन खरीदा लिख सकते हैं, ठीक है। विनियोग खरीदे इधर लिख देंगे, विनियोग का ब्याज है तो इधर लिख देंगे। इस तरीके से सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपनी पुस्तक के प्रश्न हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में देता है, इसको आप ध्यान से देखें और अपने बुक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड बाय।